डियर स्टूडेंट्स, ये बीकॉम पार्ट सेकंड इनकम टैक्स की क्लास चल रही है। इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंतर्गत जो डेप्रिसिएशन अदर छूट हैं उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि संपत्ति पर ह्रास की छूट, डेप्रिसिएशन की छूट तभी मिलेगी जबकि उसका प्रयोग बिजनेस में किया गया है। कुछ परिस्थितियाँ कई बार ऐसी होती हैं जो कोई लगता है कि वो बिजनेस में प्रयोग हो रही है या नहीं। एग्जाम्पल के रूप में यदि मान लीजिए व्यवसायी ने अपने कर्मचारियों के लिए रहने का मकान बना रखा है और उनको रहने के लिए वो मकान दिया हुआ है, इसलिए ताकि कर्मचारी समय पर ऑफिस आ सकें या उनकी सुविधा के लिए और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह से जो मकान किराए पर दिया हुआ है, बिजनेस अपने खुद के एम्प्लॉयज़ को, किसी और के एम्प्लॉयज़ को नहीं। यानी कोई ऐसा फैक्ट्री है जैसे मान लीजिए, तो फैक्ट्री में वहीं कर्मचारियों के क्वार्टर्स बना देते हैं और वहाँ उनको रहने के लिए जगह दे देते हैं, उनसे किराया भी वसूल करते हैं, जो भी सिस्टम है। लेकिन वो अपने ही कर्मचारियों को देते हैं, किसी दूसरी कंपनी के कर्मचारियों को नहीं। तो ये माना जाएगा कि वो संपत्ति बिजनेस में प्रयोग हो रही है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगा। इसी तरह से यदि मान लीजिए उन मकानों में, जो रहने के लिए मकान कर्मचारियों को दिए हैं, उनमें कोई फर्नीचर लगा रखा है ना, तो फर्नीचर पर भी डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगा। ये माना जाएगा कि वो बिजनेस में प्रयोग हो रहा है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम अपने बिजनेस प्रेमिसेस में ही किसी पोस्ट ऑफिस को, बैंक को, कोरियर एजेंट को किराए पर जगह दे देते हैं। उससे किराया वसूल कर भी रहे हैं। सुविधा किसकी है? अपने बिजनेस की सुविधा के लिए, कि चलो कि हम कोरियर यहीं की यहीं यूज हो जाएगा, बैंक की फैसिलिटी ले लेंगे। तो उस स्थिति में यदि मान लीजिए हमने कोई ऐसा स्पेस उनको यूज़ करने के लिए दे रखा है, चाहे किराया वसूल कर रहे हैं वो कोई बात नहीं, तो भी हम उसको, बस वो बिज़नेस के इंटरेस्ट में होना चाहिए। ये थोड़ा देखने वाली बात है। तो उस केस में उस पर भी आपको डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगा और उनसे ये जो प्राप्त होगा किराया, वो बिजनेस इनकम माना जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। ये अपन को ध्यान में रखना है। या गत वर्ष में संपत्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। मैं दो कंडीशन हो गई, एक तो व्यवसायी स्वामी होना चाहिए, है ना, बिजनेस के लिए उपयोग होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन क्या है कि गत वर्ष में संपत्ति का प्रयोग होना चाहिए। देखिए, गत वर्ष में का मतलब अपने लिए वही है 20-21 अपने असेसमेंट ईयर है, तो 19-20 क्या है अपने लिए प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर 2019-20 में उसका प्रयोग होना चाहिए, ये मान के चलेंगे, तभी डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। ठीक है ना। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि पूरे साल भर यूज़ करें हम। यदि हमने लास्ट महीने के 2-3 दिन पहले, जैसे 31 मार्च 2020 को अपना फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, उससे मान लीजिए 2 दिन, 4 दिन पहले, 5-10 दिन पहले भी वो संपत्ति खरीद ली है हमने, तो डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। वो एक अलग बात है कि एक अलग एक रूल है इसमें, 180 दिन या उससे ज़्यादा यूज़ होती है सेट, तो जो भी डेप्रिसिएशन की रेट है, पूरा डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। और यदि वो कोई संपत्ति 180 दिन से कम यूज हो रही है, चाहे वो 2 दिन यूज हुई हो, 1 दिन यूज हुई हो, 5 दिन यूज हुई हो, तो भी हम उस पर डेप्रिसिएशन आधी रेट से लगाएंगे। यदि 180 दिन से कम संपत्ति काम आती है ना, तो फिर उस केस में हम आधा 10 यानी उस संपत्ति पर 10% डेप्रिसिएशन अलाउ होता है तो उसकी जगह 5% ही लगाएंगे। 20% अलाउ होता है तो 10% ही लगाएंगे, यदि वो 180 दिन से कम काम आती है। और 180 दिन या उससे ज़्यादा काम आती है तो पूरा फुल डेप्रिसिएशन लगेंगे, जो भी रेट उस पर एप्लीकेबल है। तो संपत्ति का प्रयोग होना ज़रूरी है। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं कि संपत्ति का फिजिकली उपयोग हो। मान ली संपत्ति हमने कोई कार खरीद ली, है ना, और अभी तक उपयोग नहीं हुई है, लेकिन ठीक है, आपने रेडी टू यूज़ है, तो भी हम डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे इसके ऊपर। देखिए, डेप्रिसिएशन अलाउ करने के लिए संपत्तियों को दो भागों में बांटा हुआ है, मूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति दो तरह की संपत्तियां होती हैं।
तो मूर्त संपत्ति का मतलब टेंजिबल एसेट्स और अमूर्त इनटेंजिबल एसेट। मूर्त संपत्ति जो होती है टेंजिबल एसेट, उनको हमने इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करा। भवन, बिल्डिंग, मशीन, मशीन होती है, प्लांट और फर्नीचर आते हैं। ठीक है, ये सब वैसे बेसिकली 3 ही माने, प्लांट और मशीन तो एक ही कैटेगरी में है। ठीक है, भवन, प्लांट और मशीनरी और एक होता है फर्नीचर, 3 कैटेगरी हो गई। अब जो अमूर्त संपत्ति इनटेंजिबल एसेट है, इसमें नॉलेज है, पेटेंट है, कॉपीराइट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, लाइसेंस हैं, है ना, और वो कोई स्पेशल राइट्स हैं, इन सबको हम इसमें इंक्लूड करते हैं, है ना। एक बात ध्यान रखने वाली बात है, जैसे गुडविल है, गुडविल भी अमूर्त संपत्ति होती है ना, ख्याति, किंतु उस पर डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ से एक्सक्लूड रखेंगे इसमें। इसी तरह से मूर्त संपत्तियों में हम इसको कहते हैं विनियोग भी होते हैं, विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट, है ना, इन्वेस्टमेंट है, लाइव स्टॉक है, इसको भी यहाँ डेप्रिसिएशन की पॉइंट हो। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उन संपत्तियों के नाम बताइए जिन पर डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता है। तो सबसे पहले आप कह सकते हैं गुडविल, है ना, इंटेंजिबल एसेट के रूप में, तो और बाकी इन्वेस्टमेंट्स है, लैंड है, ज़मीन है, भूमि है ना, और लाइव स्टॉक यानी पशुधन यानी एनिमल्स, जैसे मान लो डेयरी का किसी का बिजनेस है तो गाय भैंस रखते हैं, तो वो एक लाइव स्टॉक है। ठीक है, उन पर भी डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता है। उसमें क्या होता है, यदि कोई पशु एनिमल को की डेथ हो जाती है तो उस समय हम उसको पूरा डेप्रिसिएशन मानते हैं, पूरा एक्सपेंस के रूप में अलाउ कर देते हैं। बाकी नॉर्मल ड्यू कोर्स में डेप्रिसिएशन उसमें अलाउ नहीं होता। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि वो उन संपत्तियों का नाम बताइए जिन पर डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं कि भाई गुडविल है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, लाइव स्टॉक हैं, लैंड है, तो इन संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता। हाँ, एक और बात ध्यान रखने वाली बात है, यदि मान लीजिए आपने कोई ज़मीन खरीदी और उसके ऊपर अपने कंस्ट्रक्शन करवाया, दुकान बनाई, ऑफिस खोला, जो भी है ना, तो जो लैंड की कॉस्ट यदि अलग से मालूम है हमको, तो लैंड पर डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा, केवल कंस्ट्रक्शन पर ही डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। अच्छा, भवन में हम जो इंक्लूड करते हैं यानी बिल्डिंग तो है ही, इसके अलावा सड़क है, ब्रिज है, हाँ, कोई भूमिगत नाली है, कुआं, ट्यूबवेल को भी इसमें भवन की कैटेगरी में ही शामिल करते हैं। अच्छा, प्लांट और मशीनरी में देखिए बहुत सारी चीज़ इंक्लूड है, शिप है, कार हैं, गाड़ियाँ हैं, बस, ट्रक है, बुक्स को भी प्लांट की कैटेगरी में लिया हुआ है, ध्यान रखना। बुक्स को प्लांट की कैटेगरी में लिया हुआ है, डेप्रिसिएशन की रेट में बताऊंगा आगे। और कोई साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वैज्ञानिक यंत्र हैं, चिकित्सा संबंधी उपकरण हैं, है ना। अच्छा, ये जो चाय की झाड़ियाँ, टी बुशेज हैं, टी बुशेज इसमें शामिल नहीं होती हैं। पशुधन मैंने बता दिया कि लाइव स्टॉक जो है ना, वो तो असेट है ही नहीं, मतलब डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, उसको हम कैटेगरी में नहीं। भवन है, भवन फर्नीचर तो अलग से कैटेगरी है ना। तो इस तरह से ये सारी संपत्तियाँ हैं जिन पर अपन डेप्रिसिएशन अलाउ करते हैं। ये कार पर मैं अगले अगले पॉइंट में अगले बताऊंगा। तो ये सब चीज़ें अपने डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ ली हैं अपने। नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ें बताएंगे। थैंक यू।